वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भी छाया हुआ है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम इस वक्त केंद्र में है और इसके जरिए यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अपने लक्ष्य को पा सकता है। आइए सुनते हैं। अपने कुंभ की चर्चा की तो ये महाकुंभ है जो लगभग 144 वर्षों के बाद ये प्लानिटरी अलाइनमेंट बने हैं और इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से कर रहे हैं और पूरा शासन और प्रशासन इसमें लगभग 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रयागराज में और कुंभ में इसके लिए किया गया है। और अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी एक तनाव पैदा हो जाता है वहां पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफी स्मूथली चला है सब कुछ। ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक नींव डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए। तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे और उसमें नीचे टैंक, सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। हर 70 मीटर पे कुंभ के अंदर जो लगभग 600 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं उसमें हर 70 मीटर पे आपको लाइनर के साथ डस्टबिन वगैरह मिलेंगे। और ये जितने भी सेप्टिक टैंक इंस्टॉल किए गए हैं सिंटेक्स टैंक के फॉर्म में, उनका रेगुलर इंटरवल पे इवैक्यूएशन होता है सक्शन मशीनों से और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 3 बनाए गए हैं जहां उनको ट्रीट किया जाता है। तो सैनिटेशन के फ्रंट पे बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया है। 19 में भी किया गया था और इस बार उसको एक दूसरे ही लेवल पर ले जाया गया है। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे और इसकी वजह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। बिल्कुल। दावोस की बात करते हैं। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है और कई राज्य हैं जो इस तरह के अलग अलग लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस दिशा में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या क्या कदम उठा रहा है? आप यहाँ पे भी जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये 2 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव करना है, ये लक्ष्य तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उसके बाद डेलॉयट कंपनी हायर की गई एज ए कंसल्टेंट जो सभी विभाग, स्टेट के जो 70 विभाग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है। एक स्टेट का रोड मैप है जो कि बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स के रोड मैप का ही एक समागम है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश $317 बिलियन के साथ देश में दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। $500 बिलियन पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन ये हम कैसे इसको $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज तीनों ही सेक्टर के जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव KPIs और जो भी क्राइटेरियाज हैं वो तय किए गए हैं और उनको अचीव करना है। ये तभी अचीव हो सकता है जब हर सेक्टर में वांछित मात्रा में और वांछित क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, क्योंकि वो तभी आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, तभी आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कहीं बेचकर, या तभी आप सर्विस डिलीवर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टेट की GDP बढ़ सकती है। तो इस पे काफी विस्तार से काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तय सीमा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन पर पहुंचाने का, अभी तक पिछले 2 सालों में हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट रखा है हुआ अचीव किया है वो नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग $1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल।
दावोस में एक चीज देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी काम हो रहा है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके सुधारने में काफी ज्यादा मेहनत और निवेश दोनों ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दावोस जैसी जगह पे ये होता है कि उन परंपरागत कंपनियों के साथ साथ अब जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, चाहे वो IT, AI, ब्लॉकचेन, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ग्लोबल कंपनीज के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना हो तो उसमें सिर्फ बुनियादी निवेश करके काम नहीं चलेगा, आपको जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं या न्यू एज कंपनीज हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे? ये एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं। पूरी दुनिया ने ऐसा ही किया जो आज की तारीख में विकसित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। मैं आपको 1-2 आंकड़े देना चाहूंगा, और इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर पे आज की तारीख में भी एम्फेसिस करते हैं, और आने वाले सालों में भी हमारे लिए एग्रीकल्चर एक मेन स्टे होगा। हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट हो और अब हम एग्रीकल्चर को दूसरे लेवल पर ले जाएं। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आज तक भारत से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो समुद्री जहाज के रास्ते से या पैसेंजर प्लेन के बेली में कार्गो के रूप में जाते हैं। आज तक कोई डेडिकेटेड कार्गो प्लेन से एक्सपोर्ट नहीं होता है। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जोन, जिसमें कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, वो एक जगह हो, और सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहां से एक्सपोर्ट किया जा सकें थ्रू कार्गो प्लेन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप अपने से ज्यादा रिचर इकोनॉमी में अपने सामान को नहीं बेच सकते तो आप पैसा नहीं अर्न कर सकते, आपके लोग या आपके किसान उतना समृद्ध नहीं हो सकते। अब दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आज की तारीख में देश में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 40% हम लोग के पास है, और ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होते ही ये लगभग 55% एक्सप्रेसवे होगा। तो 30 अंकों की गिरावट के साथ 23,200 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 650 अंकों की गिरावट अब दिखी है। लेकिन निफ्टी कंपनियों में एक स्टॉक पर नजर डालेंगे। 200 EMA के नीचे फिसलता हुआ ट्रेंड 4.5 भी नहीं, अभी तो 5% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल है। याद रखें, ऑल टाइम हाई से देखें तो 30% स्टॉक गिर चुका है, और 2024 का सबसे बड़ा गेनर था ये स्टॉक। करीब 133% के रिटर्न्स 2024 में दिए थे, लेकिन इस साल भारी गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। सोनी जी, क्या राय होगी आपकी ट्रेंड पर? 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। देखिए, काफी वीकनेस है आज, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है। मुझे लगता है 6000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, और जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाएगा टुवर्ड्स 5553 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो शॉर्ट्स जिन्होंने ले रखे हैं वहां पे होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 6000 की तरफ, और जब तक वो लेवल को ब्रेक नहीं करता है शॉर्ट्स यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा आवास फाइनेंसर्स पर भी नजर डालेंगे। सिटी की रिपोर्ट खरीदारी की राय 2170 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। बाजार में गिरावट उसके बावजूद आवास फाइनेंसर्स 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, और काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है सिटी की।